नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे कि चुनावी महाभारत में सियासी योद्धा सभी के सभी बिल्कुल मैदान में कूद चुके हैं। बात बिहार की हो रही है। बिहार का जो चुनावी रण है उसमें छठ पूजा की समाप्ति के बाद अब वहां पर चुनाव प्रचार जबरदस्त रंग पकड़ चुका है और सभी तरफ से बड़े बड़े प्रचारक मैदान में आ चुके हैं। तो इसकी बात, इस चुनावी महाभारत की बात और इस पर खास चर्चा सबसे पहले करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण से दिक्कत क्यों है और एसआईआर का अब भी विरोध क्यों। बिहार में तो बिल्कुल सफलतापूर्वक हो चुका, और खास बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सत्ताधारी पार्टियां ही इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही हैं। इसकी पड़ताल करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि असम में अब बहु विवाह पर भी रोक लगने वाली है। नया कानून आने वाला है। बाल विवाह पर तो पहले ही वहां रोक लगा चुकी है हिमंता सरकार, अब बहु विवाह पर भी रोक लगेगी। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। अंबाला में सेना की सर्वोच्च कमांडर ने भरी राफेल से उड़ान। 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को कर रहे संबोधित। प्रधानमंत्री इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम को भी करेंगे उसकी अध्यक्षता। बिहार में सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार ने संभाला एनडीए की तरफ से मोर्चा, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं संयुक्त जनसभाएं। वोट बैंक के लिए कांग्रेस करती है बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन। कांग्रेस के कार्यक्रम में बांग्लादेश के राष्ट्रगान गाने को लेकर भाजपा का हमला। कहा बंगाल में केवल जिहादी, दुष्कर्म करने वाले और दंगाई ही सुरक्षित। वोटर शुद्धिकरण की पहल के तहत पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में सत्ताधारी पार्टियों को ही एसआईआर से ऐतराज। बीजेपी का आरोप, लोगों में डर फैला रही है ममता बनर्जी। और असम में बाल विवाह के बाद अब हिमंता सरकार बहु विवाह प्रथा पर भी लगाने जा रही है रोक। उत्तराखंड सरकार ने भी यूसीसी कानून बनाकर बहु विवाह पर लगाया था रोक, लेकिन विपक्ष का सरकार पर पर्सनल लॉ में दखल देने का आरोप। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं बिहार के चुनावी समर की, जहां चुनावी महाभारत में बड़े बड़े सियासी योद्धा, महारथी, अधिरथी सब वहां पर कूद चुके हैं प्रचार में, खासतौर पर छठ पूजा के बाद। एनडीए बनाम महागठबंधन के चुनावी जंग में कई और क्षेत्रीय दलों के योद्धा भी अपने अपने बयानों के तीर से एक दूसरे दल पर प्रहार कर रहे हैं। रैलियों के रेला में जनता भी खूब उत्साह दिखा रही है। 2 महीने के बाद आज से राहुल गांधी भी तेजस्वी प्रण को लेकर बिहार की सियासत में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस में ताजगी लाने वाले राहुल गांधी आखिर तेजस्वी के भरोसे पार्टी को उन्होंने क्यों छोड़ दिया। रैलियों के रेला में आज बिहार लगभग सभी दलों के महारथी अपने तरकश के तीर बिहार में छोड़ रहे हैं। महागठबंधन के 2 महारथी राहुल गांधी और तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा से संयुक्त रैली की शुरुआत की। तेजस्वी यादव अपने तेजस्वी प्रण को लोगों के बीच ले जाकर अगले छठ के बाद किसी को बिहार से जाने की जरूरत नहीं बता रहे, कह रहे नहीं जानी पड़ेगी। तो वहीं राहुल गांधी ने जाति जनगणना को बिहार में प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस जाति की जितनी भागीदारी है उतनी भागीदारी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और अन्य सेवाओं में नहीं है। राहुल गांधी को एआईएमआईएम ने मुंहतोड़ जवाब इस पर दिया। ओवैसी ने उस सवाल उठाया कि 14% वाला मुख्यमंत्री, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, तो 18% वाला मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम क्यों करे। आखिर जिसकी जितनी आबादी का लाभ उन्हें भी क्यों नहीं मिले। खास बात यह है कि अपने भाषण में राहुल गांधी ने तेजस्वी प्रण की एक भी चर्चा नहीं की।
उधर दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज का भारत आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नया भारत से परिचय दुनिया को करा दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के गढ़ में पहुंचकर माफिया के खिलाफ हुंकार भरी। आदित्यनाथ ने बताया कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देकर आरजेडी ने माफिया राज को दोबारा स्थापित करने का काम किया है। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया है कि बिहार के लोगों को राजनीति की अच्छी समझ है। शायद वे सही ही कह रहे होंगे, लेकिन बिहार के लोग यह भी समझ रहे हैं कि भ्रम की सियासत और हकीकत में क्या फर्क है और कितना फर्क है और कहां फर्क है। तो जो ये जंग चल रही है, इसमें हम आपको नेताओं के बयानों की तीर सुनवाते हैं कि क्या क्या बयान नेता इस प्रचार के दौरान दे रहे हैं। अब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। तो आपने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह को सुना, जिन्होंने एनडीए की तरफ से प्रचार की कमान संभाल रखी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक जनसभा में परिवारवाद पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले देश में सबका साथ और सिर्फ परिवार का विकास की सरकार थी। और इससे पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है, माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि 2005 से पहले बिहार में कैसी सरकारें हुआ करती थी। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 20 सालों में नौजवानों के लिए एनडीए सरकार ने बिहार में किया ही क्या है। में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। तो वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर हर परिवार को एक सदस्य को हर परिवार में नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात फिर से दोहराई। ईमानदारी से हर जात, हर धर्म
के लोगों को तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और ये आपसे हम वादा करके जा रहे प्रण है, और इस प्रण को प्राण निछावर करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं, उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तो आपने तेजस्वी यादव की बात सुनी। तो एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में मुसलमानों के बीच भय की राजनीति करने के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? तो तमाम लोग अपने अपने बयानों के तीर चला रहे हैं। और लेकिन बिहार के चुनावी महाभारत में छठ पूजा के बाद लगता है पूरी तरह से रंग आ गया है। प्रचार धुआंधार हो रहा है और कौन कौन किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कैसी समीकरण बन रही है, इसी पर खास चर्चा करने के लिए खास मेहमानों के साथ हम ये खास चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी, नमस्कार। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी इस चर्चा में, नमस्ते। हमारे साथ मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले मधुरेश के पास चलता हूं। मधुरेश, जिस तरह से आज हमने देखा कि स्टार प्रचारक दोनों तरफ से, और अब यूं कहें कि अगर प्रशांत किशोर जी की पार्टी को भी ले लें तो उनके भी एक एंगल को, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी उनको ले लीजिए, सभी के सभी ऐसा लग रहा है जैसे छठ पूजा के बाद समाप्ति के साथ ही परिवार वहां पर जो है प्रचार ने पूरा बिल्कुल जोर पकड़ लिया है बिहार के चुनावी मैदान में। और अब प्रचार का असली रंग दिखाई पड़ रहा है आम लोगों की, आम मतदाताओं की। इस लोकतंत्र के उत्सव में कैसी भागीदारी आप देख रहे हैं मधुरेश? हाँ बिल्कुल, देखिए ये पहले से हालांकि समझा जा रहा था कि जैसे दिवाली खत्म होगी तो छठ आते आते जो चुनाव प्रचार है वो थोड़ा थमेगा, क्योंकि छठ बिहार के लिए महापर्व है। तो निश्चित रूप से एक थोड़ी सी ठहराव देखने को मिली पिछले 2-3 दिनों। और जैसे ही कल छठ खत्म हुआ और आज से जो धुआंधार प्रचार है वो शुरू हो गया। चाहे महागठबंधन की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, एनडीए में आज अमित शाह है, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी बिहार में है, मोहन यादव बिहार में, रेखा गुप्ता बिहार में, और तमाम एनडीए के जो प्रचारक है आज कहीं न कहीं सभा रैली कर रहे हैं। इसके अलावा अगर महागठबंधन की बात करें तो कल तेजस्वी प्रण जारी होने के बाद आज राहुल गांधी बिहार पहुंचे हुए हैं और वो भी जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आज सुबह से तेजस्वी ने भी 2 जनसभा को संबोधित किया है। तो निश्चित रूप से जो ओवरऑल में जनसुराज की बात जी, मधुरेश से लगता है संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। विनोद जी, जिस तरह से अब जाकर चुनावी प्रचार का रंग वहां पर दिखाई पड़ रहा है बिहार के चुनावी महाभारत का, बिहार को ऐसे ही चुनाव प्रचार के लिए जाना भी जाता है, तो अब ये कह सकते हैं कि आज से ये ज्यादा असली रंग दिखाई पड़ रहा है प्रचार का, खासतौर पर छठ पूजा की समाप्ति के बाद। कल ही छठ पूजा की समाप्ति हुई है विनोद जी। काजी, अगर आपके इस बात को आगे बढ़ाएं तो प्रचार का भी रंग दिखने लगा है और जो प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक, उनका भी रंग दिखने लगा जी। अगर आप रंग ही देखें तो आज 59 दिन के बाद राहुल गांधी बिहार के चुनावी समर में फिर से आए। राहुल गांधी क्यों गायब थे, ये सवाल तो त्रिपाठी पूरा गिन रखा है आपने 59 दिन। 59 दिन के बाद बिहार फिर से लौटे हैं वोट अधिकार यात्रा के बाद। लेकिन राहुल गांधी ने जब जो बातें की है तेजस्वी प्रण के बाद, तो तेजस्वी प्रण का लेके तेजस्वी यादव उसी मंच से मुजफ्फरपुर में अपने उस गिना रहे थे कि बिहार के लोगों को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतनी तारीफों की पुल बांध रहे थे, क्या क्या नहीं है उसमें। अब आप देखिए कि जब हर घर से वो नौकरी है, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको जमीनें नहीं है, उनके लिए भी जमीन है, बटेदारी कानून है, क्या नहीं है उसमें। जो जीविका है उनको 30,000 का नगद सैलरी भी है। तो ऐसे कोई छूटा नहीं है उसमें। जो नीतीश के लाभार्थी योजना में थे उनको एक बोनस देते हुए तेजस्वी का ये
पूरा आप कह सकते हैं कि तेजस्वी प्रण है जी। लेकिन राहुल गांधी अपने स्पीच में एक बार भी तेजस्वी प्रण की चर्चा नहीं की। मैं सुन रहा था, मैं राहुल गांधी को पूरा सुना है, तेजस्वी को भी पूरा सुना है। तो राहुल गांधी के तेजस्वी प्रण से एक शब्द नहीं है उसके लिए कि महागठबंधन सरकार बनेगी तो बिहार के लोगों के लिए क्या क्या खजाना में से निकलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पे ही निशाना साध रहे थे, चुनाव बिहार का, और आप पीएम पे आप सीधे निशाना साध रहे हैं। तो साफ है, मतलब भी साफ दिखता है कि क्या आप बिहार में मोदी बनाम तेजस्वी कर रहे हैं या आप बिहार में ये बात मानते हैं कि तेजस्वी को आप ये इस बात को दिखाना चाहते हैं कि लड़ाई राहुल बनाम मोदी है, जबकि आप 50 सीट पे लड़ रहे हैं। तो आप बिहार में जिस कांग्रेस को जमीन तैयार करने आए थे, उसमें जमीन तैयार करते करते घोषणा पत्र पे आपका एक फोटो तक नहीं छपा जी। और उस बिहार में आप दावा टॉल क्लेम सीधे प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं और बिहार में बताते हैं लोगों को कि ये बिहार जो है वो काफी पिछड़ गया है। तो ये सारे सवालों के बीच में जब आप देखते हैं तो राहुल गांधी जिस बिहार में आज वोट के बात में जाति गणना की बात करते हैं, तो कम से कम ये सवाल तो उनसे बनेगा कि बिहार पहला राज्य है जाति गणना के मामले में, आप वो जाति गणना कराने वाले भी नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल। तो उनसे आप जो ये शिकायत कर रहे हैं, तो ये शिकायत तो आपसे होनी चाहिए कि कर्नाटक सरकार पिछले 10 साल से जाति गणना करा के अभी तक पब्लिश नहीं कर पाई है। तो इन सवालों के बीच में आप देखिए कि तो जबरदस्त प्रचार है और प्रचार के इस रंग को देख के जो आपने कहा कि लोकतंत्र में ये ताजगी भर रही है ये प्रचार, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बिहार का मौसम तो अभी बयार शानदार है, बिल्कुल गुलजार है। सब कुछ मतलब शायरी भी इस पर की जा सकती है। संदीप त्रिपाठी जी, भाई एक बात बताइए, जिस समय तेजस्वी यादव जी को डिप्टी सीएम बहुत नानुकुर के बाद डिक्लेयर करना था, अशोक गहलोत जी को भेज दिए। कल जब वहां पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी होना था, पवन खेड़ा जी को भेज दिए। अब राहुल गांधी जी तेजस्वी प्रण, पता नहीं इन शब्द से क्या परहेज हो गया है। जब महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण के नाम से जारी हो गया, आप लोग उसको स्वीकार कर चुके, तो अब उसका उल्लेख करने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या मतलब उस घोषणा पत्र के मुख पृष्ठ पर राहुल गांधी जी की तस्वीर तेजस्वी यादव जी की तस्वीर से 20 गुनी छोटी है, उसी का बदला चुका रहे हैं क्या? बोलने में अब क्या दिक्कत जा रहा है? अब देखिए लाल जी, पहली बात तो मैं आपके पास लौटता हूं थोड़ी देर में। अभी इस समय सीधे बेगूसराय चलते हैं, वहां पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। लालू जी की पार्टी बनी तब से लालू जी ही अध्यक्ष, बाद में इनके बेटे बनेंगे। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, बाद में कौन जाने कौन गांधी, एक परिवार के अलावे कोई सूझता ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती, मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ बेगूसराय वालों, जो अपना बेटा बेटी का चिंता करता है, वो बेगूसराय का चिंता कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है? और जोर से बोलो, कर सकता है? बेगूसराय का चिंता हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी। और देखिए, रक्सौल हरदिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बेगूसराय से होकर गुजरता है। बीटी चांदनी चौक पर
48 करोड़ से फ्लाईओवर बनाया, वीर कुंवर सिंह चौक माधुरी ढाला तक सड़क का चौड़ीकरण 25 करोड़ से किया। बेगूसराय में एलिवेटेड रोड का निर्माण चालू है। तेगड़ा मुबारकपुर पथ उसका मजबूतीकरण हो रहा है। 1870 करोड़ से गंगा पर ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ। 100 करोड़ से सिमरिया के राजेंद्र ब्रिज का जीर्णोद्धार हुआ। मुंगर और साहेबपुर क्रमाल प्रखंड के बीच 4 किलोमीटर लंबे रेल सह रोड ब्रिज श्री कृष्ण सेतु का लोकार्पण हुआ। 22 करोड़ से गंगा ढाब नदी पर पुल बनाया। 7 करोड़ से बाया नदी पर पुल बनाया। 250 करोड़ से बेगूसराय रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया। 515 करोड़ से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया। 239 करोड़ से आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया। 19 करोड़ से सदर अस्पताल को जिला अस्पताल मॉडल बनाया। 16 में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई और सामो में डिग्री कॉलेज बनाया। इतना सारा किया। एक गिरिराज जी के लिए जरा जोर से ताली बजा दो भाई सभी लोग एक बार। 50,000 करोड़ से एनटीपीसी इंडियन ऑयल हर जैसे बड़े प्रोजेक्ट लाए। 280 करोड़ से सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण करा। 250 करोड़ से बेगूसराय को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया। सिमरिया से लखनिया बांध का चौड़ीकरण किया और सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए रोजगारी लाने वाला 1500 एकड़ भूमि में पीएम मित्र पार्क लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब मुझे बताओ बेगूसराय वालों, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? अरे ईश्वर बोलो, किया है? ईश्वर माताएं बताए, किया है क्या? भाई आप बेचारे को बदनाम मत करो, कुछ तो किया है। मैं बताऊं क्या किया है? ये सीधा बिहार में प्रचार धुआंधार है तो एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह लगातार प्रचार कर रहे हैं बेगूसराय में। इसी क्रम में हमला बोल रहे थे, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस पर। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो भी आज बिहार पर ही चर्चा है। इसी चीज पर चर्चा है कि किस तरह से वहां चुनावी महाभारत में सब लोग कूदे हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी से हमारी बात हो रही थी। संदीप त्रिपाठी जी से मैं एक बार फिर से जुड़ता हूं। संदीप जी, आपसे उसी सवाल को जारी रखता हूं कि किस बात का बदला चुका रहे हैं? 20 गुना छोटा फोटो डाल दिया, इसलिए तेजस्वी प्रण बोलने में दिक्कत क्या आ रही है राहुल जी को, जब स्वीकार कर ही लिया है तो? दो चीजें सर जी। पहली चीज तो विनोद जी ने दिन काउंट किए हैं राहुल जी के, तो मुझे पक्का विश्वास है कि मोदी जी वाला भी काउंट किए होंगे कि इस चुनावी मौसम में उनको अमित शाह ने भगा क्यों दिया। अच्छा, भाग जाइए, बेइज्जती हो तो हमारी। नीरज जी जवाब देंगे इसमें, विनोद जी क्या जवाब देंगे? आपके चैनल पर भी मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी की फोटो गायब कर दी गई है। मोदी जी मतलब जान रहे हैं कि एकदम हमारा मतलब बेड़ा गर्क होने वाला है बिहार में, तो कम से कम अपनी इज्जत आगे वाले चुनाव के लिए बचा कर रखें। सभी से कहा कि भैया चैनल वाले भी हमारी फोटो का इस्तेमाल ना करें। हमारे चैनल की बात की है इसलिए आधा वाक्य बोल लेता हूँ। आपने हमारे चैनल की बात की इसलिए आधा वाक्य बोल लेता हूँ। आज उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं जिनकी आज रैली है सर। कल हमने प्रधानमंत्री की भी लगाई थी। आज देखिए पांचों जो तस्वीरें अभी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये वो लोग हैं जिनकी आज रैली। आप बोलिए। नहीं तो सर रैली तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी जी की भी है और बहुत सारे नेताओं। अब देखिए ये कुतर्क हो गया। आप देखिए आपके राहुल जी की तस्वीर लगी हुई है, तेजस्वी जी की लगी हुई है। चैनल पर बात उठाइएगा तो स्पष्टीकरण देना पड़ता है। बोलिए। नहीं सर, मैं चैनल पर नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ जो दिख रहा है वो उसको
जनता के बीच ठीक है। आपके संदेश को पहुंचा रहा हूं, ठीक है, उसमें मदद कर रहा हूं। अब सवाल का सर, जवाब दीजिए। अभी तेजस्वी बिल्कुल प्रण सर। बोलने में दिक्कत क्या आ रही है, बोलिए। राहुल जी नहीं, को बिल्कुल क्या राहुल दिक्कत? जी ने राहुल नहीं, अगर आपने भाषण सुना है, विनोद जी ने सुना है, उसमें दो चीजों का उन्होंने जिक्र किया, युवा अधिकार कानून और एक और जो है हमारी जाति जनगणना। नहीं, जातिगत जनगणना तो है ही है। हाँ, जो मैनिफेस्टो में बात कही है, मैनिफेस्टो की दो चीजों का राहुल जी ने अपने भाषण में जिक्र किया और ये कहा कि गठबंधन की रीढ़ है और छात्रों के लिए जो उसमें कहा गया है वो युवाओं के लिए युवा न्याय और उसकी बात की। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन की रीढ़ है, तो कैसे आप कह सकते कि उसकी बात नहीं हो रही? पहली चीज। दूसरी चीज सर, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, जैसे अभी अमित शाह जी ने बोला, ये सारे प्रोजेक्ट कोई नितिन गडकरी जी की रोड से चालू हुए और वहीं पर खत्म हो गए। राहुल गांधी जी ने, अमित शाह जी ने जो बोला हमने सुनवाया है। आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि तेजस्वी प्रण बोलने में दिक्कत क्या आ रही है ना? नहीं, तेजस्वी प्रण मैं तो बता रहा हूँ, उसी मैनिफेस्टो का दो महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूँ कि राहुल जी ने अपने भाषण में जिक्र। ठीक है, अब मैं नीरज कुमार जी को जोड़ता हूं। एक बात ऐड कर दूं। भारतीय जनता पार्टी ने वो भ्रष्टाचार किया और एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया। उठाइए, बिल्कुल रैली चल रही है, पूरा उठाइए। नीरज कुमार जी पूरे ठीक है, भारतवर्ष में नीरज कुमार जी ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग जो है प्रचार में कम उतार रहे हैं, ये इनका आरोप है, बताइए। बिल्कुल, ये हारने वाले हैं, हताशा में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, बोलना काम बचा है इनका। राहुल और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, ये जोड़ी बनी है लव जिहाद की जोड़ी है। एक पार्टनरशिप है बिहार में अपहरण उद्योग लगाने के लिए, बिहार में जंगल राज स्थापित करने के लिए, लूट हत्या डकैती का राज स्थापित करने के लिए बिहार में। और ये पार्टनरशिप बिहार में नहीं चलने वाली। और वो दोनों भी, राहुल भी तेजस्वी भी, एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंकने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। और तेजस्वी यादव जी का जो झूठ का पुलिंदा उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया, उसको वास्तविकता से कहीं कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक नहीं। उसमें एक पॉइंट को छोड़ दीजिए तो बाकी 24 बातें जो वो उसमें कह रहे हैं, तो एनडीए सरकार की योजनाओं को अपना बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वो एक पॉइंट आप वक्फ वाला बोल रहे हैं क्या? एक पॉइंट वक्फ वाला बोल रहे हैं, वक्फ पर रोक लगाएंगे, है ना? बाकी छोड़ के सब जो एनडीए सरकार जो कर रही है, नौकरी एनडीए सरकार दे रही है। आप सब बने रहिएगा, मैं लौटता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। आप सब बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं, इस वक्त हम आज चर्चा कर रहे हैं जो बिहार में चुनावी महाभारत प्रचार में जो कुछ चल रहा है, किस तरह से प्रचार धुआंधार चल रहा है, उसी पर बात कर रहे हैं। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े। मैं एक बार मधुरेश से फिर जुड़ता हूं। मधुरेश, जिस बात पर हमने संदीप जी को सवाल पूछा, संदीप जी ने जवाब दिया तो नहीं, लेकिन ये बताइए कि तेजस्वी प्रण पर क्या कोई हिचक है कांग्रेस समेत सभी को? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, अब तेजस्वी जी ने कर दिया तो कर दिया, स्वीकार कर लिए, लेकिन अगर बार बार चाहे राहुल गांधी जी हों, दीपांकर भट्टाचार्य जी हों, मुकेश सहनी जी हों, वो लोग अगर तेजस्वी प्रण दोहराएंगे नहीं तो जनता तक ये बात जाएगी कैसे? कुछ हिचक है, कोई इसमें कहीं ना कोई आनाकानी है क्या? देखिए, जहाँ तक आनाकानी की बात है तो वो है या नहीं, वो तो पार्टी की प्रवक्ता बेहतर बताएंगे। लोगों का क्या कहना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। लोगों का कहना ये है कि जब महागठबंधन का घोषणा पत्र आ रहा था तो नाम तेजस्वी प्रण क्यों रखा गया। अब इसमें जो कांग्रेस समर्थक जो लोग हैं उनको जरा परेशानी समझ में आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कांग्रेस को फिर से एक साइडलाइन पे डाल दिया गया है। ऐसा ही जो CPIM के कुछ जो समर्थक लोग हैं बिहार में रहने वाले, पटना में रहने वाले, उन्होंने कुछ लोगों से
उनको भी ये लग रहा है कि ठीक है, मंच पे दीपांकर भट्टाचार्य बैठे जरूर थे, मगर जो घोषणा पत्र था उसका नाम कुछ और होना चाहिए था, वो महागठबंधन का घोषणा पत्र था, तो उसमें तेजस्वी प्रणय रखा गया। इसको लेकर के आम लोगों को, जो पार्टी के समर्थक हैं, उनको परेशानी है। दूसरी बात, जहां तक ब्रांडिंग की है, तो निश्चित रूप से जो पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो स्टार प्रचारक है महागठबंधन के, उनको तेजस्वी प्रण जो शब्द है उनको निश्चित रूप से बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि वही उनके ब्रांडिंग का एकमात्र तरीका है। जब आप किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं तो ब्रांडिंग होती है और तभी वो लोगों तक पहुंचती है। तो निश्चित रूप से ब्रांडिंग की तो जरूरत है, लेकिन पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है कुछ कहे, पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोगों को तो परेशानी निश्चित रूप से। ठीक है, मैं विनोद जी को शामिल करता हूं। विनोद जी, एक बात मुझे आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं, आपके लिए तो मेरे पास एकदम सवाल तैयार है, मैं उस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा विनोद जी जरा बताइए कि मुझे ये बताइए कि इसमें कांग्रेस को हासिल क्या हुआ। आप देखिए, तेजस्वी यादव को आपने डिप्टी सीएम स्वीकार किया, आपने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करवा दिया, अपना कोई घोषित नहीं करवा पाए। आप पिछली बार जितनी लड़े थे सीटें, उतनी सीटें तक नहीं ला पाए, और घोषणा पत्र का जो हाल है उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं तेजस्वी प्रण पर। कांग्रेस को इस पूरे प्रोसेस में क्या हाथ लगा है, बताइए। लाल जी, मैं देख रहा था कि तेजस्वी यादव अपने घोषणा पत्र का जवाब देते हुए कल जो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने 5 लाख नौकरी बिहार में जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस समय में हमने दिया है, तो हमने करके दिखाया है, इसलिए हम जो है ये हर घर नौकरी भी करके दिखाएंगे। उनके पास कोई इसका मॉडल नहीं है कि वो कैसे हर घर, जो 3.5 करोड़ के लगभग बिहार में परिवार हैं, उसको कैसे हर घर में एक नौकरी, सरकारी नौकरी दे देंगे। लेकिन वो दावा कर रहे थे कि हमने 5 लाख नौकरी बांटी है। मुझे याद है कि जब तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि आप जब ये कह रहे थे कि लोगों से कह के आए थे वोट में कि हम 10 लाख नौकरी अपने पहले कलम से पहले कैबिनेट में ये करेंगे, तो आपने 10 लाख के बदले में 5 लाख क्यों दिया? तब तेजस्वी यादव का जवाब था कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, सीएम थोड़े ही हूं। तो भाई ये 5 लाख नौकरी जब सीएम के तरफ से आया, तो फिर ये डिप्टी सीएम आप कैसे इस बात को क्रेडिट ले रहे हैं? बड़ा सवाल तो ये है कि सीएम नीतीश कुमार के रीजन में आप जब देखिए कि नौकरी बिहार में मिली, तो आप उस पर क्लेम करते हैं कि हमने दिया, लेकिन 10 लाख के वादे में आप कहते हैं कि हम सीएम थोड़ी है, सीएम बनाओ तो फिर हम देखेंगे। जिस समय जो सूट करता है कर देते हैं क्लेम। तो आप ये देखिए कि यही पूरा हाल महागठबंधन का है जी, कि आप ये महागठबंधन में हाल ये है कि राहुल गांधी ने पुरजोर मेहनत की है जी बिहार के लिए। आप कह सकते हैं त्रिपाठी जी कि बिहार में जिस समय में वोट अधिकार यात्रा की थी, तो राहुल गांधी की मेहनत का तो आप कह सकते हैं कि बिहार में लग रहा था एक नई सियासी फिजा बना दे। बिल्कुल। लास्ट में आपने हुआ क्या कि बेचारा जो चुनाव प्रभारी थे कृष्णा लेबड़ू, उनको भी बिहार छोड़ के भागना पड़ा। अब ये पूरा का पूरा आपकी मेहनत का फसल लालू यादव परिवार ने काटा है। तो बिहार में ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना कि आपकी इतनी मेहनत और उसके बाद एक घोषणा पत्र में भी आपका फोटो नहीं है, तेजस्वी यादव के महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी नहीं है, तो फिर भैया ये बात तो लोग पूछ रहे हैं ना कि बिहार में आपने लिया क्या? सही बात है। बताइए संदीप जी, क्या मिला? उतनी सीटें भी नहीं लड़ रहे हैं जितनी पिछली बार लड़ रहे थे, कम से कम वो भी मिल जाती तो चलो ठीक है, कुछ भी तो नहीं है। जैसे विनोद जी सवाल खड़े कर रहे हैं मैनिफेस्टो के उस पे बैठते हैं, और उस पे अब एनडीए का तो साझा मैनिफेस्टो ही नहीं आया, साझा नहीं हुई, साझा सर हम तो अभी महागठबंधन की बात कर रहे हैं। सर सवाल तो खड़ा करने का मौका मिलेगा ना, ठीक है आप हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये राहुल जी जो है नॉन बायोलॉजिकल वाले नहीं है कि वो हर जगह। 1 मिनट रुकिएगा जरा, इस समय तेजस्वी यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वो वहां सीधे चलते हैं, उसके बाद फिर मैं लौटूंगा, चर्चा करूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। तेजस्वी यादव की जनसभा में चलते हैं सीधे। पक्का किया जाएगा और 30,000 रुपए जो है मानदेय हम लोग उनका जो है करने का काम करेंगे। जितने आउटसोर्सिंग है, संविदा कर्मी हैं, उन सबको जो है पक्का करने का काम हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। हमारी सरकार ये मिथिलांचल के इलाकों में जब सरकार बनेगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी हम लोग जो है गठन करेंगे, ताकि मिथिलांचल के विकास को तेजी आ सके,
पूरा योजना बना सके और उस पर हम लोग अमल करने का काम करेंगे। एक एक हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप देखिए भाजपा के लोग, अमित शाह जी ने तो कह दिया कि बिहार में कारखाना नहीं लगाया जा सकता, इंडस्ट्री नहीं आ सकती क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। बताइए, अमित शाह जी कह रहे हैं बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि भूमि की कमी है। भूमि की कमी है क्या बिहार में? कमी है क्या? लगाया जा सकता है ना। जब लालू जी 3-3 रेलवे का कारखाना दे दिए तो भूमि की कमी थी, लगाया ना लालू जी कारखाना। छपरा हो, मधेपुरा हो, तो ये लोग काम नहीं करना चाहते। ये लोग बिहार में कब्जा करना चाहते, कब्जा करना चाहते हैं। हम कह देना चाहते हैं अमित शाह जी से, बिहार को बिहार का लाल चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चलाएगा। चलाएगा क्या? और यहां दंगा फसाद करने की हिम्मत भी मत करना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे और असल जो मुद्दा है उस मुद्दे की राजनीति हम लोग करेंगे। मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। और इतना हम क्या। तेजस्वी यादव जनसभा में संबोधित कर रहे थे, सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। फिर इसी पर आज हमारी चर्चा भी है। सीधे फिर संदीप त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। संदीप जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए कि मिला क्या आखिरकार कांग्रेस को इतना कुछ करने के बाद भी? जितनी मेहनत राहुल गांधी जी ने की, जितना कुछ आपने किया, जितनी कवायद की, बिहार में कांग्रेस को क्या मिला, क्या हासिल हुआ? देखिए, एक दिन मैंने आपके चैनल पर ये बात और कही थी कि मिलने की बात हम 14 तारीख को करेंगे डिस्कशन। और एक दावा मैं जरूर कर देता हूं, हम 61 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी विनोद जी ने कहा 50 नहीं, 61 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो 5-7 सीटें माइनस कीजिए ना, जहां दूसरे कैंडिडेट भी खड़े हैं। सर वो तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के 30 प्रत्याशी ऐसे हैं जो बागी खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो हमारी रणनीति एक भी बागी नहीं खड़ा है जी। हम 51 सीटें जीतने जा रहे हैं, लिख कर रख लीजिए। मैं 14 तारीख को उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार रहूंगा कि हम 61 में से 51 सीटें बिहार में जीतने जा रहे हैं और सर्वाधिक स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहने जा रहा है। हमको ये मिला पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैनिफेस्टो की बार बार बात हो रही है। मैंने कहा कि राहुल जी ने अभी जो है इसके पहले जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि युवा अधिकार कानून और किसान न्याय योजना इसके महागठबंधन की रीढ़ है। जो 24 वादों की बात हो रही है उसमें से ये 2 चीजें भी हैं। तो कैसे कह रहे हैं कि आप तेजस्वी की प्राण? और रही बात, अब तेजस्वी के प्राण क्यों कहा जा रहा है? अब देखिए, इस देश ये पार्टी वो सवाल खड़ा करे जो पूरे देश की सरकारिया भारत सरकार को खत्म करके कहा अब की बार मोदी सरकार, वो मतलब मोदी का वचन ही शासन है, वो करने वाले तेजस्वी के प्राण से दिक्कत है। मैं तो ये कह रहा था कि तेजस्वी यादव ने कितने खुले मन से कहा कि राहुल गांधी जी हमारे लिए पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। उसी तरह एक बार तेजस्वी प्रण बोल देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। क्या दिक्कत है? तेजस्वी प्रण जब नाम पढ़ ही गया है तो राहुल जी एक बार बोल देंगे तो क्या दिक्कत? हमारा साझा मैनिफेस्टो है, बाकायदे उस पर 3 दिन वर्क हुआ है। इसके पहले बहुत काम हुआ है। ठीक है, नीरज कुमार जी, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की तरफ से सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। अब सीधा मुकाबला है। नीरज कुमार जी बताइए। ये तेजस्वी यादव जी बिहार में कांग्रेस की जमीन छीन कर ही उनके पिताजी सत्ता में आए थे और दोनों एक दूसरे के बीच चुनाव रोकने में लगे हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, आज का डेवलपमेंट, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दरभंगा में और बछवाड़ा में की सभा में कहा है बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वही रहेंगे। तो जो महागठबंधन के लोग आरोप लगाते थे उसको उन्होंने आज बड़ा स्पष्ट कर दिया है। दरअसल के पास कोई चुनावी मुद्दा बचा नहीं है। क्या बोलते हैं साहब कि 4 जातियों एक सवाल और आपके ऊपर उठ रहा है। संकल्प पत्र कल आ रहा है क्या? संकल्प पत्र हमारा आ रहा है, बहुत शानदार आ रहा है और इनकी तरह खोखले वादों का पुलिंदा हुआ नहीं हो। एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एनडीए का शुरू से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जो घोषणा पत्र बनाता है, जो मैनिफेस्टो हम लोग बनाते हैं, 100% उसको पूरा करते हैं, 99% पूरा करते हैं। इनके तरह झूठे वादे, खोखले वादे नहीं करते। इस तरह के वादे 2025 में भी कर रहे थे, लेकिन जनता को, बिहार की जनता को, ठीक है, शुक्रिया।
शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया नीरज कुमार जी, शुक्रिया संदीप त्रिपाठी जी, शुक्रिया विनोद जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण भी जुड़े थे, तो उनका भी शुक्रिया। और अब भी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से शुरू की गई दूसरे चरण के तहत, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की सत्ताधारी पार्टियों को ही क्यों है, इसी पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से दिक्कत क्यों है। क्योंकि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। कल से इस एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पुनरीक्षण का यह अभियान चल रहा है, शुरू हो गया है। 20 साल बाद हो रहे इस एसआईआर को जहां इसको लेकर हर जगह स्वागत हो रहा है, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल इसमें खास वर्ग का नाम कटने का दावा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने एलानिया तौर पर एसआईआर का विरोध कर दिया है, लेकिन राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी की ऑल पार्टी मीटिंग में टीएमसी भी शामिल हुई थी, लेकिन एक भी वोट कटने पर खिलाफत का संदेश भी देकर आई है टीएमसी। तो बीजेपी का आरोप है कि एसआईआर को लेकर ममता सरकार लोगों में एनआरसी का खौफ दिखा रही है, डर पैदा कर रही है। सीएए की तरह टीएमसी एसआईआर के खिलाफ धमकी भी दे रही है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि पिछले 22 वर्षों में मृतकों के नाम इस सूची से क्यों नहीं हटना चाहिए, जो नहीं रहे इस दुनिया में। इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि एक व्यक्ति के पास अगर दर्जनों इलेक्शन आईडी कार्ड हैं तो कैसे हैं। बिहार में सफलतापूर्वक पहला चरण संपन्न होने के बाद एसआईआर का यह दूसरा चरण है, तो जाहिर है चुनाव आयोग का दावा सच है कि एक भी जेन्युइन व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा। जीरो क्लेम था। फाइनल लिस्ट पब्लिश होने के बाद एक भी शिकायत नहीं आई। लेकिन तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और केरल की विजयन सरकार को भी एसआईआर से दिक्कत है। आखिर इस दिक्कत की वजह लोग जानना चाहते हैं और कुछ लोग तो समझते भी। अपने अपने राज्यों में इसे एक चुनावी मुद्दा बना सकते हैं ये लोग, सत्ताधारी पार्टियां, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के द्वारा एसआईआर का विरोध जिस तरह से जारी है, उसको लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की ही होती है, लेकिन एसआईआर पर भ्रम फैलाकर लोगों में असंतोष फैलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। ये बात देर सवेर समझ में आ जाएगी, कुछ समझ में आने भी लगी। लेकिन पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने पर धमकी दी कि मतदाता प्रमाण पत्र से नाम काटने पर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से काटा गया तो दिल्ली में 1 लाख बंगाली निर्वाचन आयोग के बाहर धरना देंगे। तो वही टीएमसी के एक और नेता फिरहाद हकीम ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता प्रमाण पत्र से नाम कटने पर पैर तोड़ने की धमकी दे दी। जो कर रहा है बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है, इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाए। देखिए गुंडे वाली भाषा, कह रहे हैं पांव तोड़ देंगे। ये एक नेता की भाषा है। एक पार्टी के कोलकाता के मेयर भी हैं और ममता सरकार में मंत्री भी। खैर, बीजेपी के नेता सुकांतो मजूमदार ने असंवैधानिक भाषा के लिए टीएमसी पर जमकर हमला बोला और टीएमसी पर सरकारी संस्थाओं के अवमानना का आरोप लगाया। बीजेपी को जलाने का जो जिस तरीके से बात टीएमसी के एक विधायक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लेकर, इससे दर्शाता है कि क्या स्थिति है बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसका स्पेशल कॉग्निजेंस लेना चाहिए और बंगाल को स्पेशल केस ऐसा करके ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अभी बंगाली एकमात्र राज्य रह गया पूरे देश में जहां पे बूथ लीगिंग, वो बूथ का लूट वगैरह वगैरह होता है। बाकी कहां पे कुछ किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता। तो उधर तमिलनाडु में भी इसका विरोध हो रहा है। तो बीजेपी के नेता विनोद पी सेल्वम ने एसआईआर को लेकर डीएमके पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
और कहा कि डीएमके एसआईआर से डरी हुई है। Of course, the DMK will be very scared of the SIR. The SIR is going to be a knock on the head for the DMK because DMK has been manipulating the state by including names of deceased people, people who are residents of Bangladesh, who have been illegally occupying Tamil Nadu, who are also being made as voters. Now the exercise of SIR is going to be a very genuine exercise where the voters, the deletion, the addition, and any of the malpractices will be weeded out, and only the actual voters will be allowed to vote in the coming up elections, and that is not good news for the DMK. तो हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं और साथ में विनिया भी जुड़ चुकी हैं केरल से हमारे साथ। मैं पहले प्रसेनजीत दा के पास चलता हूं। प्रसेनजीत दा, इधर सीधा कह रहे हैं कि पांव तोड़ देंगे, वहां पर मंत्री हैं, कोलकाता में मेयर हैं, कह रहे हैं पांव तोड़ देंगे, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। क्या कुछ एसआईआर को लेकर टीएमसी क्या वहां पर सबका पांव तोड़ना शुरू कर देगी क्या, और हिंसा के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है क्या? नहीं, पहले तो ये तय हो जाए कि लालचांद किसका पैर तोड़ेंगे। हाँ, तो ये तो फैसला नहीं हो पाया ना। तो गणेश कुमार का पैर तोड़ेंगे या मनोज अग्रवाल का पैर तोड़ेंगे या आपका या मेरा पैर तोड़ेंगे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले ये तय हो जाए, उसके बाद सोचा जाएगा कि हम किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक तरफ पैर तोड़ने की बात, एक तरफ अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम काटा जाए तो वो 1 लाख बंगाली लेके अशोका रोड की वो इलेक्शन कमीशन की ऑफिस के सामने धरना देने की जो प्रोग्राम है वो करेंगे। 1 लाख बंगाली कहाँ से लेके जाएंगे, इसका खर्चा कौन करेंगे? मेरे ख्याल से तृणमूल के पास या अभिषेक के पास 1 लाख बंगाली ले जाने का खर्चा करने का पैसा तो है, लेकिन अश्विनी जी के पास इतना ट्रेन है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो ये सारे चीजें काफी पेचीदा है, ये ठीक करना पड़ेगा। पीके प्रशांत किशोर इस लिस्ट में है कि नहीं ये भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बिहार में भी नाम है और बंगाल में भी नाम है, और बंगाल में जिस एड्रेस पे नाम है वो कालीघाट के पास तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ऑफिस की एड्रेस है। तो मुश्किल इस बात की है कि ये सब ठीक नहीं हो पा रहा है कि किसका पैर तोड़ेंगे, कौन जेन्युइन वोटर है। अब आज एक इंसिडेंट को लेके ये सारे लोग काफी बिजी है कि किसी एक इंसान ने सुसाइड कर लिया और वो ये एसआईआर को लेकर डिप्रेशन में चले गए। तो इनको बताया जा रहा है कि ही इज द फर्स्ट मार्टियर ड्यू टू दिस एसआईआर। तो ये भी ठीक नहीं हो पा रहा है कि मार्टियर कौन कौन होंगे, भगत सिंह मार्टियर है या विनय बादल दिनेश मार्टियर है या ये इंसान मार्टियर है। तो ये कई सारे चीजें बंगाल में अभी जारी है। तो अब आने वाले 2-3 दिनों में पता चलेगा कि एसआईआर का सच क्या है, तृणमूल कांग्रेस की कितने सारे लोगों की पैर तोड़ने के लिए तैयार है और कहां तैयार है। ये कोलकाता में तैयार है, भवानीपुर जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे तैयार है, या मुर्शिदाबाद मालदा में तैयार है। ये पता चलेगा अगले 2-3 दिन में। विनया, ये बताइए कि केरल में क्या दिक्कत है विजयन सरकार को? अगर मान लीजिए कि उसका प्यूरिफिकेशन होता है, जेन्युइन लोगों को रखा जाएगा, जो जेन्युइन है उनको हटा दिया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है विजयन सरकार को? या ये भी एक वहां पर पॉलिटिकल जिसके कहते हैं टूल के तौर पर इसको विजयन सरकार भी इस्तेमाल करना चाहती है, जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है? जैसा केरला में भी हो रहा है, एसआईआर को एक पॉलिटिकल टूल बना के जैसे उपयोग करने का कोशिश में है। सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं है, कांग्रेस भी ऐसे कोशिश में है। आज केरल का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था एसआईआर की चर्चा के लिए। उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट का यही आरोप था, ये दोनों को शंका है कि ये एनआरसी लागू करने का दूसरी तरीका है। तो एसआईआर की जगह से वो लोग ये कि बीजेपी ने एनआरसी लागू कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एसआईआर की उस मामले में केस चल रहे हैं, उस केस में अंतिम
ऑर्डर अभी तक नहीं आया, उस ऑर्डर आने के बाद एसआईआर लागू करना है। तीसरा बात यह है कि केरल में लोकल बॉडी इलेक्शंस आने वाला है, तो लोकल बॉडी इलेक्शंस के बाद ही एसआईआर शुरू करना है, इसीलिए ये पोस्चरिंग की जा रही है ना? ये एक ऑफिसर को दोनों काम कर रहा है। शुक्रिया। आज समय की कमी है, फिलहाल समय की कमी है। विनया, बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रसेनजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर है कि वहां बाल विवाह पर पहले रोक लगी थी, अब बहु विवाह पर भी रोक लगने वाली है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी सरकार लेने जा रही है एक और बहुत ही बड़ा फैसला। बाल विवाह पर रोक लगाने के बाद अब बहु विवाह प्रथा पर भी लगने जा रही है असम में रोक। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। नए कानून के उल्लंघन पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। इससे पहले उत्तराखंड में भी यूसीसी का कानून बनाकर बहु विवाह पर लगाई जा चुकी है रोक, लेकिन विपक्ष सरकार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देने का आरोप लगा रहा है। सवाल यह है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत में सभी महिलाओं को बराबर अधिकार क्यों नहीं मिले। इस बीच एक और विवाद आ गया। असम के श्रीभूमि में कांग्रेस की एक बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा दिया गया। कांग्रेस की इस बैठक में अमार सोनार बांग्ला गाया गया, तो इस पर बवाल मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस की बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने पर हमला बोला है। बांग्लादेश का भारत विरोधी एजेंडा है और कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। शहजाद पूनावाला ने यह हमला बोला। तो भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बांग्लादेश के भारत विरोधी एजेंडे को सपोर्ट करने का आरोप लगा दिया। जो लोग कल तक पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है बांग्लादेश की कदरदान, और इसका भी आज सामने प्रमाण आ चुका है। मित्रों, जुबान पर संविधान रखने वाले मन में वोट बैंक की दुकान इस कदर चला रहे हैं कि अब केवल बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के साथ ही नहीं, केवल रोहिंग्याओं के साथ ही नहीं, बल्कि ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भारत के टुकड़े टुकड़े एजेंडे में उतर आई है, इसका प्रमाण सामने आया है। सीधे जुड़ते हैं अपनी संवाददाता सुबिना रॉय से, जो असम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सुबिना, सबसे पहले तो जरा ये बताइए, ये बांग्लादेश के राष्ट्रगान वाला मामला क्या है, किसने गाया ये? ये जो मामला है ये आज ही ट्वीट किया है बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने कि ऐसा एक बराक वैली में जो है विशु भूषण दास के कांग्रेस लीडर, सीनियर कांग्रेस लीडर ने ऐसा जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया है। बराक वैली जो है वो बंगाली स्पीकिंग लोग ज्यादा है वहां पे, और क्योंकि ये बांग्ला गाना है तो इस क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है इस गाने का ये अब तक भी पता नहीं चला है, क्योंकि इसमें जो है सीनियर कांग्रेस लीडर्स के भी कोई अभी कमेंट्स नहीं आए हैं। तो एग्जैक्टली इस पे सुबिना, ये भी बताइए कि हिमंता सरकार बाल विवाह पर, चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाने के बाद अब पॉलीगेमी, बहु विवाह पर भी रोक लगाने के लिए कानून ला रही है। क्या इसी विधानसभा सत्र में यह कानून आना है? कुछ जानकारी दी है सरकार ने इस बारे में? ये हाँ जी, इसी जो विंटर सेशन में है 25 नवंबर को जो है ये पॉलीगैमी बैन होने का जो बिल है वो लाया जाएगा। और पिछले साल भी कुछ और भी लॉज लाए गए थे जहां पे जो है मैरिजेस को लेके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो ये सारे जो कदम है जो उठाए जा रहे हैं, ये बेसिकली है एम्पावर, एजुकेट एंड एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज। जो ये सरकार जो चाहती है कि जेंडर इक्वालिटी आए, विमेन को जो है प्रॉपर जो कम पॉवर्टी की वजह से जो है उनको शादी के लिए धकेला जाता था, तो वो ताकि ना हो, तो इसलिए भी काफी सारे स्कीम्स लाए गए हैं, जैसे निर्जुत मोइना स्कीम। तो इसके तहत जो है क्लास 12वीं के बच्ची को भी 1000 रुपए, निश्चित रूप से ये सारे कदम महिलाओं के अधिकार के हैं, महिलाओं के हक में, और ताकि सभी महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। शुक्रिया सुबीरा, जुड़ने के लिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।